लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर हो रहा मतदान। चुनावी मैदान में कुल 1717 उम्मीदवार। मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी। कुल 74 प्रत्याशी मैदान में। सभी सीटों पर 11 बजे तक 32.38% वोटिंग। एमपी में अंतिम चरण का मतदान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में परिवार संग डाला वोट। सभी से की मतदान करने की अपील। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान जारी। अखिलेश यादव की किस्मत का होगा फैसला। सीएम योगी ने मतदाताओं से की वोटिंग की अपील। सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी। 87.98% स्टूडेंट हुए पास। लड़कियों ने मारी ज्यादाबाजी। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान आज लगातार जारी है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 8 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 11 बजे तक के जो प्रतिशत के आंकड़े हैं वो सामने आ चुके हैं। देखिए, सुबह 11 बजे तक अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 32.38% वोटिंग हो चुकी है। देवास की अगर हम बात करें तो 11 बजे तक 35.83%। रतलाम में 34.04%। इंदौर में 25.01%। खरगोन में 33.52%। धार में 32.62% और मंदसौर में 34.12%। उज्जैन में 34.25%। तो देखिए, ये वोटिंग के प्रतिशत के आंकड़े हैं। सुबह 11 बजे तक मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। मालवांचल क्षेत्र में इस बार वोटिंग हो रही है। दोनों ही पार्टियों ने दमखम इस क्षेत्र में लगाया है। प्रत्याशी मैदान में है। तो मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान जारी है। चौथा और अंतिम चरण ये मध्य प्रदेश का है। 8 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। 8 सीटों की अगर हम बात करें तो इसमें देवास, रतलाम, इंदौर, खरगोन, धार, मंदसौर, उज्जैन, खंडवा, खरगोन शामिल है। फिलहाल 11 बजे तक अगर देखा जाए तो सुबह 11 बजे तक 32.38% वोटिंग हो चुकी है। अभी भी मतदान लगातार जारी है। मतदाता वैसे देखा जाए तो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों की हम बात कर ले, वोटिंग प्रतिशत काफी कम गया था, काफी गिरा था वोटिंग प्रतिशत। हालांकि तीसरे चरण में हमने देखा था कि एक उछाल देखने को मिली थी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। चलिए, इसी को लेकर ज्यादा चर्चा करेंगे खास पैनल के साथ। मैं चर्चा में आऊंगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रोशनी यादव जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, मध्य प्रदेश प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से। रंजन श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वंदना त्रिपाठी जी मीडिया पैनलिस्ट, मध्य प्रदेश भाजपा, जल्दी ही हमारे साथ जुड़ेगी। तो देखिए, वोटिंग लगातार जारी है और इसी को लेकर खास चर्चा हम कर रहे हैं खास पैनल के साथ। इस चर्चा को मैं शुरू करूंगी। रोशनी यादव जी और रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन जी, सबसे पहले मैं आप ही से समझना चाहूंगी, देखिए मालवांचल क्षेत्र की ये जो सीटें हैं 8, इन पर आज घमासान लगातार जारी। किस तरह का आप समीकरण देख पा रहे हैं इन सीटों पर अगर बात की जाए तो? क्योंकि सुबह 11 बजे तक की अगर वोटिंग प्रतिशत की हम बात कर ले तो करीब 32 के आसपास देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा है, मुझे लगता है। जहां तक मुझे याद है, पिछला जो फेज था चुनाव का, तीसरा वाला, तो उसमें मतदान बढ़ा था। 11 बजे तक मुझे लगता है कि 25% का एवरेज था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मालवा में अच्छा हुआ है और हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, सारी पार्टी चाहती थी। मेरा कंसर्न निमाड़ को लेके था कि चूंकि गर्मी ज्यादा है तो निमाड़ में कम हो सकता है, लेकिन निमाड़ में भी अच्छा बता रही हैं आप जी। इंदौर में एक्सपेक्टेड था कि कम होगा, क्योंकि वहां पे जो कांग्रेस के कैंडिडेट अक्षय पम है उन्होंने विड्रा कर लिया था और एक तरफा मैदान हो गया था। तो दोनों की तरफ से कि भाजपा का वोटर इसलिए नहीं आना था कि चूंकि भाजपा को लगता है तो हमारा वैसे भी मैदान साफ है,
तो उनका भी हमें वोट क्यों दें। और कांग्रेस के लिए भी था कि हमारा कैंडिडेट नहीं जाएगा तो नोटा का जरूर प्रचार हो रहा था, नोटा को लेकर काफी, लेकिन नोटा को लेके बहुत सारी संख्या में ऐसे लोग जाएंगे जो कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, और मेरा थोड़ा इसमें डाउट है। इसलिए 25 के आसपास शायद वहां पे है, इंदौर पे, और एक्सपेक्टेड था जिस तरह से वहां घटनाक्रम हुआ है। लेकिन ओवरऑल माने तो मालवांचल में बड़ी अच्छी वोटिंग हुई है कंपेयर टू फर्स्ट सेकंड थर्ड से ज्यादा हो रहा है मुझे दिख रहा है। और जो आपने समीकरण की बात की खुशी, वो सबकी निगाहें मालवांचल पे है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सेंसिटिव एक बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट है, और ट्राइबल पे सबकी निगाह है कि किधर जाते हैं। तो चूंकि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है तो दोनों, अभी तो दोनों खुश हो सकते हैं। कांग्रेस के लिए इसलिए खुश होंगे कि सोच रहे होंगे कि एंटी इनकम्बेंसी वोट आ रहा है, और भाजपा इसलिए खुश होकर कि चलो हमारे जो वोटर आ रहे हैं जो पहले फर्स्ट सेकंड फेज में नहीं आ रहे थे, हमारे लिए आ रहे हैं। चलो बिल्कुल ठीक है, रोशनी जी के पास लौटूंगी। रोशनी जी देखिए, इन जिन सीटों पर अभी फिलहाल चुनाव है, अगर 2019 की हम बात कर ले तो इनमें से एक भी सीट ऐसी नहीं है जो कांग्रेस के पास है, सभी बीजेपी के खाते में फिलहाल है। इस बार क्या कुछ लग रहा है आपको, कितना बढ़त बना पाएंगे आप, किन सीटों का ऐसा लग रहा है कि यहाँ आप बढ़त बना लेंगे? देखिए, इस बार सबसे पहले तो मैं सभी पैनलिस्ट को नमस्कार करना चाहूंगी, और चूंकि आगामी मतदान चल रहा है तो इस लोकतंत्र के महापर्व के लिए मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलें और जो तीसरे चरण की वोटिंग को डिफीट करके इस बार नया स्कोर बनाएं हम सब। और आज जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो चुनाव और कांग्रेस के लिए संघर्षपूर्ण जो चुनौतियां रही हैं, मुझे लगता है हम लगातार हर दिन अपने प्रयासों के साथ, हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, चाहे उपनेता हमारे उमंग सिंगार जी, क्योंकि वो उस क्षेत्र से आते हैं, अध्यक्ष जी की बड़ी जिम्मेदारी, तो सब लोग अपने क्षेत्र में पूरी सक्रियता के साथ, और जो मुद्दे हैं रोजगार को लेके, महंगाई को लेके, हम अपने मैनिफेस्टो को सामने रख रहे हैं। उसमें महिला न्याय, युवा न्याय को 1-1 लाख रुपए देने की जो बात कर रहे हैं, मजदूरों को 400 रुपए देने, मेहनताना देने की बात कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी प्राइवेट दफ्तर हो या सरकारी हो। वहीं 30 लाख पदों की भर्तियां, और वहीं पे SC OBC जो हमारे तबके के लोग हैं, उनके लिए भी 1 साल में पूरी भर्तियों को कर देना। तो हम लगातार देखिए मुद्दों पर हैं। वहीं आप देखिए कि उज्जैन से मुख्यमंत्री जी खुद आते हैं और ये पूरे देश में स्वच्छता अभियान का एक मिशन चलाते हैं, लेकिन उज्जैन के मतदाताओं से ये बात निकल के आ रही है कि शिप्रा नदी कितनी गंदी है, और वहां पीने की पानी की लड़ाई से वहां के उज्जैन के मतदाता और परिवार जूझ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस पर ध्यान नहीं देते। वही उज्जैन की नगरी से महाकाल में कितना बड़ा घोटाला करते हैं, ये दृश्य भी सामने आता है। और इंदौर में आप देखें कि बाकी रोशनी जी, लेकिन इंदौर की, देखिए इंदौर पे मैं आ रही हूँ, ठीक है, पार्टी आपकी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में, आपने बताया जिस तरह से कि हमारे मुद्दे इस तरह के हैं, हम बहुत मजबूती के साथ चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, वो सब ठीक है, लेकिन क्या पार्टी उतनी मजबूत दिख पाई है? क्योंकि चुनाव के ठीक पहले इंदौर में प्रत्याशी का ही मैदान छोड़ना, नहीं लगता आपको कि कहीं ना कहीं पार्टी में सामंजस्य की कमी चुनाव के ठीक समय में ठीक पहले भी देखने को मिली है? मैदान छोड़ा है, 11-12 बजे तक चुनाव प्रचार करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी, इनके संगठन के प्रोदा, और रमेश महदोली जी कैसे जिस तरह से गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं, वो फॉर्म निरस्त होता है। तो आप खुद देखें कि अभी इंदौर का वोटिंग परसेंटेज बाकी लोकसभा के कंपैरिजन में सबसे कम है। अभी 11 बजे तक का आप बता रहे कि 25% हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि वो इंदौर की धरती जो माँ अहिल्या देवी जी की धरती है, जो आदर्शों पे, सच्चाई पे और संघर्ष की पराकाष्ठा पे चलने वाली, तो आज इंदौर के मतदाता और वहां के परिवार उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और नोटा पे मैं सबसे अपील करूंगी कि नोटा पे बटन दबेगा, और चूंकि वो हमारा संवैधानिक अधिकार ये नहीं छीन सकते। आज जिस तरीके से खजुराहो में भी देख लें तो ये भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह का ये स्वांग रचने का जो काम कर रहे हैं, आप देखिए कि ये अभी मोदी जी की जितनी सभाएं हुई, चाहे वो खंडवा या कहीं की भी हम बात कर लें, तो हिंदुत्व और धर्म के एजेंडे पर की बात कर रहे हैं। अगर इनके पास मुद्दे हैं और इनके 10 वर्ष का विकास का रिकॉर्ड है, चूंकि ये हमेशा झूठे आंकड़े जिस तरीके से गिनवाते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि उन पर इनको टिके रहना चाहिए, मुद्दों पर बात करनी चाहिए। आप क्यों जो है हिंदू मांस मछली और ये सब कर रहे हैं, मंगलसूत्र पर बात कर रहे हैं। वंदना जी से, वंदना जी देखिए,
8 संपत्ति सीटों बटोरने पर की जो बात कर घमासान रहे है हैं। वो तो जारी है। हालांकि आप ही के खाते में फिलहाल 2019 की बात करें तो सारी सीटें हैं, लेकिन इंदौर की जिस तरह से बात की जा रही, 11 बजे तक जो आंकड़े आए हैं, इंदौर का सबसे कम करीब 25% ही मतदान प्रतिशत निकला है। नहीं लगता आपको कि जिस तरह से कांग्रेस ने प्रत्याशी जाने के बाद भी कहीं ना कहीं हार नहीं मानी थी, नोटा को लेकर जागरूक किया था मतदाता को, तो कहीं ना कहीं उनकी जागरूकता का तो ये परिणाम नहीं है? नमस्कार खुशी जी, नमस्कार सभी पैनल को। देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता से अपील करना चाहूंगी कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व चल रहा है, जाएं अपना मतदान दें, लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। लोकतंत्र ने आपको एक बड़ी शक्ति दी हुई है, मत का प्रयोग आपने करें और जाके अपने नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं। मैं इनको सुन रही थी, रोशनी जी को। देखिए रोशनी जी, जब ये प्रश्न चिन्ह लगाती हैं कि इंदौर में प्रत्याशी को कैलाश जी लेके आए, तो ये बताइए कि आप लोगों ने, अगर प्रत्याशी आपके पास नहीं था तो नोटा को समर्थन देने के बजाय वहां के किसी जमीनी प्रत्याशी को जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था उसका कल्याण कर दिया होता, उसे आपने समर्थन दे दिया होता। लोकतंत्र की हत्या करने का काम आपने सदैव किया है और इसीलिए आप नोटा का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, अगर आप चाहते तो नोटा का समर्थन ना करने की बजाय किसी प्रत्याशी का समर्थन कर दे। प्रकार से माननीय कैलाश जी ने आज अपने एक मीडिया 1-to-1 में कहा है कि जिस प्रकार से इंदौर स्वच्छता में हमेशा नंबर 1 रहा है, अवेयरनेस में नंबर 1 रहा है, आप देखिएगा जब शाम ढलेगी, मतदान खत्म होने को रहेगा, चुनाव अपने अंत में रहेगा, आप देखिएगा तब तक इंदौर का वोटिंग परसेंटेज भी इंक्रीज होगा। और ये वंदना जी, मैं प्रतिक्रिया लूंगी रोशनी जी। वंदना जी की जो बात थी उसी को लेकर मैं आपसे जवाब लूंगी, और मेरा भी यही सवाल है कि ठीक है, आप इंदौर की पर्टिकुलरली अगर हम बात कर ले तो इंदौर में आप नोटा को जागरूक कर रहे हो लोगों को कि नोटा का बटन दबा के आए, इस तरह की बातें हैं, तो क्यों नहीं आपने किसी और समर्थन दे दिया किसी और प्रत्याशी को? वहां पर तो आपके पास ऑप्शन भी थे ना। देखिए, आपको सूरत का दृश्य देखना चाहिए। वहां कांग्रेस को बिठा के जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी थे उन पर भी किस तरीके से दबाव बनाते हैं, और इंदौर में भी ये बात सामने आती है कि जितने और निर्दलीय और अन्य दलों से जो प्रत्याशी खड़े हैं उन पर दबाव बनाया जाता है ताकि वहां पे भी सूरत की भांति निर्विरोध जो है बीजेपी का प्रत्याशी हो जाए। तो ऐसे में हम दांव लगाकर भी क्या करते, जब हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी को ये खुद कहते हैं कि वो हत्यारे हैं, उन पे 307 का मुकदमा दर्ज होता है। तो भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी अनुशासन वाली पार्टी है जो पूरे देश में जो है डंका बजा बजा के खुद को कहती है। तो आप क्यों जो है अनुशासन और अपने जो है नियमों का उल्लंघन करके क्यों आप दूसरे दलों के लोगों को आमंत्रण दे रहे हैं और ज्वाइन करा रहे हैं? और आप देखिए, ये मैं अपने आपके चैनल से ये कहना चाहूंगी कि जो दल बदल करके पार्टी अन्य दल में जाके जो ज्वाइन कर रहे हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक ये कह लें कि एक साजिश के तहत केवल एक मुद्दा बना के कि राम भक्त, चूंकि हम सनातनी हैं, हम कांग्रेस में रह करके खुद को राम भक्त महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए जाके हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। चाहे मैं सुरेश पचौरी जी से लेकर के राधा खेड़े जी तक बात करूं तो ये सब जिस तरीके से राम भक्त का, आप इनके पीछे जाकर के देखिए, हर एक नेता जो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है वो अपनी भावना को नहीं रखता, वो केवल ये कहता है कि मैं सनातनी, मैं राम भक्त की जो है भावना को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा हूं। तो मुझे लगता है ये तो उसके अंतर्मन में होती है। और अगर आप राम राज्य की इतनी ही परिकल्पना का जो है भाव देते हैं तो राम तो हमेशा सदैव ये चाहते थे कि उनकी प्रजा बिल्कुल सुख और शांति से रहे। तो ये शांति का प्रतीक कहाँ दे रहे हैं? ये तो आपके इनके जो प्रधानमंत्री है भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम मांस मछली बंटवारे की बातें कर रहे हैं, मंगलसूत्र छीनने की बातें कर रहे हैं, जो आज तक हमारी हिंदू बहनों ने कभी जो है मुस्लिम बहनों ने कभी हिंदू बहनों के जो है मंगलसूत्र नहीं छीने। तो इस तरह की आप देखिए, जवाब ले लेते हैं वंदना जी, जवाब दे दीजिए। प्रेशर पॉलिटिक्स आप करते हैं, मुद्दों से भटकाते हैं, अब राम के नाम पे आप वोट मांग रहे हैं, जवाब दे दीजिए रोशनी जी का। देखिए, जो राम को काल्पनिक कहते थे, जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते थे, वो आज राम राज्य की बातें कर रहे हैं, वो राम राज्य को चरितार्थ कर रहे हैं, राम राज्य की परिकल्पना और परिभाषा बता रहे हैं। बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, पुरजोर विरोध है इस बात का। ये कांग्रेस पार्टी जो राम मंदिर का न्योता अस्वीकार करती है, वो राम राज्य की बात करती है और राम के विषय में बात करती है। इन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम वर्गीकरण
जातिकरण और सांप्रदायिकता की हिंसा को भड़काया है। तो जो ये करते हैं वो क्या है? ये राम राज्य की बात करते हैं तो हम तो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का कल्याण हो, अंत्योदय से भाग्योदय में विश्वास रखती है भारतीय जनता पार्टी। आपकी तरह नहीं कि मैनिफेस्टो भी लाए तो उसमें वेलफेयर ऑफ द माइनॉरिटीज, फॉर द माइनॉरिटीज एंड द माइनॉरिटीज, ये माइनॉरिटीज मेजॉरिटीज वाली बातें 21वीं सदी में। रोशनी जी एक युवा नेत्री है, मैं एक युवा नेत्री हूँ। हम चाहेंगे कि भारत एक विकसित देश बने, कल को हमारे बच्चे एक विकसित देश में बड़े हों, हमारा भी जो देश हो वो अमेरिका की तरह एक विश्व शक्ति बने। और अगर हम ये माइनॉरिटीज मेजॉरिटीज और ये सब चीजों में पड़े रहेंगे तो देश कभी भी विकास नहीं करने वाला। भारतीय जनता पार्टी देश के कल्याण की बात करती है, गरीब कल्याण की बात करती है, विश्व की तीसरे नंबर की भारत को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात करती है। 11वें से 5वें नंबर पर हम ले आए हैं, तीसरे नंबर पर फिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद लाएंगे। हम बात करते हैं कि हम ओलंपिक्स की मेजबानी लेंगे, हम बात करते हैं कि हम किसानों को। ठीक है वंदना जी, देखिए बातें दोनों ही पार्टियां करती है लेकिन जनता किसकी बातों पर यकीन करती है वो देखने वाली बात होती है। वंदना जी मेरा आपसे एक सवाल है, देखिए इन 8 सीटों की अगर हम बात करें, खास तौर पर देखा जाए तो रतलाम, झाबुआ, ये ऐसी सीटें हैं यहाँ पे कि जहां कहीं ना कहीं लग रहा है बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई नजर आ रही। खासतौर पर देखिए धार की मैं बात करूंगी, हाल ही में चुनाव संपन्न हुए थे, हमने देखा था कि कहीं ना कहीं ठीक है आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का मुद्दा उठाती रहती है, ठीक है कई राष्ट्रीय नेताओं की बातें आती है, लेकिन फिर भी आदिवासी अंचल को उतना नहीं साथ पाती बीजेपी जितना कि शायद बीजेपी फायदे का एक्सपेक्ट करती है। क्योंकि हाल ही में धार में हमने देखा था, धार की जो चुनावी परिणाम हुए कहीं ना कहीं वहां भी आपसे आदिवासी वोटर नाराज तो नजर आया था। तो कहीं यही फैक्ट अब लोकसभा चुनाव में देखने को तो नहीं मिलेगा? जी वंदना जी आवाज मिल पा रही है मेरी? जी जी। आदिवासी वोटर्स का क्या कुछ ख्याल है आपका? क्योंकि देखिए हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे, धार की पर्टिकुलरली मैं बात कर रही हूँ, अच्छा खासा परिणाम बीजेपी को वहां पर देखने को नहीं मिला था। अब ऐसा क्या बदल गया जो आप इतने यकीन के साथ क्लीन स्वीप के लक्ष्य की बात लेकर चल रही है बीजेपी? देखिए खुशी जी, किसी भी वर्ग का अगर पीछे करना है तो सबसे पहले उसका गौरव समाप्त कर दीजिए। तो इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को हमेशा वोट बैंक माना, उनके गौरव को समाप्त किया। हमने उनके गौरव को महिमा मंडन किया। हमने कहीं ना कहीं आज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बनवाकर, टंटिया मामा के नाम से बस स्टैंड बनवाकर, हमने महाराजा शंकर शाह के नाम से मेडिकल कॉलेज, इसी बात पे मैं आ रही हूँ वंदना जी, बहुत सारे काम आपने गिनवाए हैं आदिवासियों के सामने, लेकिन उतना जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतने परिणाम आपको नहीं मिले थे विधानसभा में। तो कहीं अब भी तो आदिवासी कहीं नाराज ना दिख जाए आपसे। रोशनी जी 4 जून को आप देखिए, सॉरी खुशी जी, हाँ। 4 जून का इंतजार कर लेते हैं। 4 जून को आप देखिएगा 29 के 29 कमल खिलेंगे, भगवा मई होगा मध्य प्रदेश, और क्लीन स्वीप करके हम दिखाएंगे। ये हम दावा नहीं करते, हम कार्य करते हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं कि 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उसमें भी खास करके मालवा निमाड़ हमारे बहुत मजबूत अंचलों में से है और वहां पर हम सारी सीटें जीतेंगे, पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं ये बात कह सकती हूँ। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं रंजन जी से। रंजन जी देखिए जिस तरह की ठीक है पार्टियां दोनों दावे वादे कर रही है, और खासतौर पर मालवांचल की अगर हम बात कर लेते हैं तो दोनों ही पार्टियों ने पूरा फोकस किया है। क्या यहाँ जाति फैक्टर देखने को मिल सकता है? आदिवासियों को लेकर ही मैं बात कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस ने कई दावे वादे किए आदिवासियों को लेकर, बीजेपी करती हुई आई है। क्या कुछ समीकरण आप आदिवासी वोटर्स को देख के लग रहा है फिलहाल? चलिए फिलहाल अब मेरी आवाज शायद पहुंच नहीं पा रही है रंजन जी के पास। ठीक है रोशनी जी आप इससे प्रतिक्रिया लूंगी मैं। ठीक है इंदौर में आपने कर दिया है नोटा बनाम प्रत्याशी, लेकिन क्या आपको लग रहा है, देखिए अगर वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है तो वोटिंग प्रतिशत भी तभी कम होगा जब नोटा वाले भी जा रहे होंगे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मतदाता घर से नहीं निकल रहे हो, आपकी बातों में आ गए हो, ठीक है वो सारी चीजें, लेकिन अगर रतलाम, धार, झाबुआ, यहाँ इस साइड की मैं बात कर रही थी, आदिवासी अंचल की बात कर रही थी, बीजेपी जिस तरह से हमेशा से दावे करती आई द्रौपदी मुर्मू की, और आप पर यह आरोप रहता है कि आप आदिवासी की हितैषी कभी रहे ही नहीं है। जी रोशनी जी आवाज मिल पा रही है मेरी? जी 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 आवाज। तो देखिए ये
बात करूं, वहां से हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी बराबर पूरी ताकत के साथ उन्होंने वहां बहुत अच्छी कैंपेनिंग की है, और जो वहां से रिजल्ट निकल के आ रहा है, मुझे लगता है कि धार हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि जिस तरीके से वहां राधेश्याम जो हमारे प्रत्याशी हैं वो भी जमीन से जुड़ के वहां पे काम कर रहे हैं और मुद्दों पे बात हो रही है। जो आदिवासी सम्मान की बात है, उनके परंपरा, जल जंगल जमीन की मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आज वही मैला उठाने वाले ये जो सम्मान की बात करते हैं, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसी स्कीम बनाई है जिससे उनको संरक्षण मिल सके? लेकिन रोशनी जी, एक बार मैं रोकूंगी, माफ कीजिएगा, लेकिन देखिए विधानसभा चुनाव में हमने देखा था बीजेपी जिस तरह से क्लीन स्वीप की बात अभी कर रही है, विधानसभा चुनाव में देवास, इंदौर, कई ऐसी जगह है जहां पे देखिए जहां अधिकतर मतलब पूरी सीटें अगर देखा जाए विधानसभा की, तो वहां पे बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई नजर आई थी। तो नहीं लगता आपको कि इतनी जल्दी कोई समीकरण बदल जाएगा? देवास, इंदौर, उज्जैन, इन सीटों की मैं बात कर रही हूँ। मैं रतलाम में बात करूं तो वहां पे कांतिलाल भूरिया जी 5 बार के सांसद रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक मजबूत चेहरा हमने वहां पे दिया है। और जिस प्रकार से वहां पे बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, आपने देखा होगा कि झाबुआ जोबट से लगातार जो है युवा और वहां के लोग बेरोजगारी रोजगार के लिए जो है गुजरात पलायन करते हैं। मुझे लगता है मेरी बहन वंदना जी को नहीं मालूम होगा कि कितने लोग जो है गुजरात जाते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री केवल एक ही राज्य के प्रधानमंत्री हैं? आप देखिए ना, तो बिहार में इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया, ना मध्य प्रदेश में रोजगार के लिए कोई स्टैब्लिशमेंट है ही नहीं। आप अभी देखिए कि नीट का एग्जाम हुआ। ठीक है, क्योंकि समय की कमी है, छोटी सी प्रतिक्रिया लूंगी। वंदना जी एक शॉर्ट कमेंट दीजिएगा, उसके बाद रंजन जी के पास में लौटूंगी। जी वंदना जी, अपनी बात रखिए। देखिए रोशनी जी, कांतिलाल भूरिया जी की बात मत करिए, वो चुनाव हारे हैं और अभी आपने देखा किस प्रकार के स्टेटमेंट के कारण पॉपुलर हुए हैं कि 2 पत्नियां होंगी। वो आपकी पार्टी के नेता आपकी पार्टी के आला कमान का विरोध क्यों करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। राहुल गांधी जी एक मंच से कहते हैं परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, और कांतिलाल भूरिया जी अपने एक मंच से कहते हैं कि जिनकी 2 पत्नियां होंगी दोनों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे, और पीछे से जीतू पटवारी जी उनकी पीठ थपथपाते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग राहुल गांधी जी के साथ है कि कांतिलाल भूरिया जी के साथ है कि जीतू पटवारी। ये जो आपकी पार्टी है इतने सारे गुटों में क्यों बटी है? कमलनाथ जी की कांग्रेस, दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस, जीतू पटवारी जी की कांग्रेस, उमंग सिंगार। चलिए ठीक है, क्योंकि समय की कमी है, रंजन जी से एक अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगी। रंजन जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं आपकी लेना चाहूंगी क्योंकि समय की कमी है। देखिए मालवांचल जो क्षेत्र है, मालवा निवाड़ जो क्षेत्र है, दोनों ही पार्टियों ने दमखम यहाँ पे लगाया। हमने देखा है कि दिग्गज तक पहुंचे थे यहाँ पे चुनावी जनसभाएं करने के लिए। क्या कुछ आपको लग रहा है, क्या जाति फैक्टर भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है? और खुशी, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि संयोग की बात है कि मालवा से सीएम आते हैं, मालवा से ही कांग्रेस के अध्यक्ष आते हैं, मालवा से ही नेता प्रतिपक्ष आते हैं। तो सबकी साख का सवाल है। मालवा ऐसी जगह है खुशी जो जात के नाम पे वोट नहीं देता है, वो मुद्दों पे वोट देता है। तो किसी न किसी के लिए सेटबैक तो होगा, लेकिन मालवा ऐसी जगह है जो राजनीतिक रूप से संवेदनशील, जागरूक है और दिशा देता पूरे प्रदेश को। इसलिए हमें वेट करना चाहिए 4 जून का कि मालवा का रिजल्ट क्या आता है, उसका जजमेंट। बिल्कुल रंजन जी, कहा जा सकता है कि मालवा क्षेत्र में देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों ने दमखम तो लगाया, हालांकि नतीजे क्या कुछ आएंगे ये 4 जून को स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल इस चर्चा को मैं समाप्त करूंगी। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए 8 सीटों पर चुनावी घमासान लगातार जारी है, वोटिंग लगातार जारी है, लेकिन मतदाता का रुख किसकी ओर है ये स्पष्ट हो पाएगा 4 जून को। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।